रूप से संनिष्ठ रहेगा। इंटीग्रिटी उसको बिल्कुल सही शब्द बताया, ठीक है, इंटीग्रिटी बात को समझना है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ उस शब्द का भाव, यहाँ इस शब्द का भाव क्या है, अलग है। वहां एकता और अखंडता के लिए यूज किया गया है ये शब्द, यूनिटी है, अखंडता। उस साइड अभी अपन नहीं जा रहे। यहाँ उसका तात्पर्य है, संनिष्ठ का तात्पर्य है सत्यनिष्ठा। क्या तात्पर्य है? और सत्यनिष्ठा बहुत व्यापक शब्द है, समुद्र। उसको मैं सोचूं या आप सोचो कि मैं आपको एक आधी लाइन में परिभाषित कर दूं कि सत्यनिष्ठा क्या होती है, तो मैं वो परिभाषित नहीं कर सकता और कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता। बड़े बड़े जो कोर्ट के जजमेंट आए उनमें सत्यनिष्ठा को परिभाषित किया गया है। सत्यनिष्ठा एक इतना व्यापक शब्द है कि जिसमें बहुत छोटी छोटी चीजें क्या है समाहित। सत्यनिष्ठा, दोबारा कह रहा हूं, प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव क्या होगा, संनिष्ठ या सत्यनिष्ठ होगा। क्या होगा भैया सत्यनिष्ठ? सत्यनिष्ठा से क्या मतलब है? तो सत्यनिष्ठा जैसे मैंने बताया कि एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, ठीक है ना। इंटीग्रिटी एक बहुत व्यापक शब्द है जिसमें छोटी छोटी बातें समाहित। थोड़ी 5 मिनट के लिए हम चर्चा कर लेते हैं मूल बातें जो बहुत सारे जजमेंट में माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ डिफाइन किए कि भाई सत्यनिष्ठा का एक मोटा मोटा अर्थ ये होता है, उसको हम डिफाइन करते हैं। तो सत्यनिष्ठा में आपने स्वविवेक से बताओ कि क्या क्या हो सकता है कि सत्यनिष्ठा से क्या चाह रहा है, ये नियम क्या चाह रहा है? प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव ही पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट, यहाँ पर एब्सोल्यूट में जोड़ दिया गया है, पूर्ण रूप से, हिंदी में एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, पूर्ण रूप से संनिष्ठ होगा या सत्यनिष्ठ होगा। तो क्या आप एक मोटा मोटा अर्थ लगाते हो सत्यनिष्ठा? ईमानदारी, शाबाश, बिल्कुल सही। सत्यनिष्ठा में एक शब्द है ईमानदारी, ठीक है, कहीं पर भी नहीं लिखा आचरण नियमों में। आचरण नियमों में ईमानदारी कहीं पर भी नहीं लिखा। इसका मतलब है कि क्या आचरण नियम कह रहा है कि हमको ईमानदार नहीं होना चाहिए? वो सत्यनिष्ठा में क्या है, समाहित है। सत्यनिष्ठा मैंने क्या कहा, इतना बड़ा शब्द है इंटीग्रिटी कि उसमें हर वो चीज जो आपसे अपेक्षा की जाती है समाहित। नहीं तो कायदे से तो आप में से किसी को ये भी कह सकते थे सर इसमें सबसे पहले तो ये लिखा होना चाहिए कि शासकीय सेवक ईमानदार होगा, कहीं नहीं लिखा, पूरे 26 नियम। लेकिन वो काय में समाहित है ये शब्द, सत्यनिष्ठा में इंक्लूड है। और ये इंक्लूड की एक्सप्लेन किसने किया? जो माननीय हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं, जब इनसे जब कोई विवाद गए इनके न्यायालयों में, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सत्यनिष्ठा में हम ये मानते हैं कि ईमानदारी, ठीक है, और क्या क्या चीजें समाहित है इसमें। सत्यनिष्ठा में आपसे क्या क्या अपेक्षा की जाती है? आप ईमानदार होंगे, चलिए एक बात आ गई, और भी कई चीजें होंगी ना, नहीं तो ईमानदारी लिख देते, सत्यनिष्ठा क्यों लिख देते, ईमानदारी लिख देते। आपसे, हाँ, अनुशासन भी है। आपसे अपेक्षा ये की जाती है कि आप पर जनता का क्या है, विश्वास। क्योंकि आप क्या कहते हैं, मैं अभी आपको फिर कह रहा हूँ, बार-बार 100 बार कह रहा हूँ, मैं आपसे जब बैठता हूँ तो क्या कहता हूँ, आप अंदर मन में लाएंगे आप एक क्या है, सरकारी सेवक है भैया, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो जनता का आप पर क्या है, विश्वास है कि नहीं है, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, हम तो जेल वाले हैं, लेकिन आम आदमी तो जनता के बीच में काम करता है ना, हम तो 4 दीवारी में काम करते हैं, लेकिन आम आदमी का अधिकारी बाबू अगर इनसे विश्वास उठ जाएगा, वो कहेंगे नहीं ये तो फिर कैसे काम चलेगा? तो जनता आपसे, इस शब्द में ये भी चीज समाहित है कि जनता आप पर हर मामले में विश्वास करे कि नहीं यार गवर्नमेंट एम्प्लॉई ये व्यक्ति गलत करेगा, गलत नहीं करेगा। सत्यनिष्ठा में ये भी समाहित। और क्या है सत्यनिष्ठा में समाहित? सत्यनिष्ठा में हम और क्या ले सकते हैं? हाँ, निष्पक्षता, बिल्कुल सही, शाबाश, निष्पक्षता। सत्यनिष्ठा में ये बात भी समाहित है, दोनों तरह की निष्पक्षता, कि
तो ये है कि हम आम जनता के संग या जिनसे भी हमारे विभाग का पाला पड़ रहा है, हम कोई क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। अगर हम अपनी बात करें जेल विभाग की, ये नहीं कि ये बंदी को ये सुविधा दे रहे हैं, ये बंदी को ऐसा नहीं है, ये तो हमारी जान पहचान का है, ये इससे हमारा ये लाभ है, ऐसा नहीं। ठीक है, एक तो ये हो गई दूसरों के साथ, और एक आपके डिपार्टमेंट के अंदर भी। ये नहीं कि मैं इन 2 लड़कियों को अवकाश दे दिया और इन 2 को मना कर दी कि नहीं तुमको अवकाश नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। या उन्हें कहा वो मेरा रिश्तेदार पीछे बैठा है, तो एक काम कर चलते देखो मैंने ट्रेन से छूट दे दी और तुम मेरे दुश्मन हो। आपके डिपार्टमेंट के अंदर भी आप में ये भावना होनी चाहिए, या मैं जिन 10 कर्मचारियों के संग काम कर रहा हूँ, जो मेरे 10 कर्मचारी, आप लोग तो प्रशिक्षु हैं, जो मेरे 10 कर्मचारी हैं, जो मेरे क्लर्क हैं, जो अधिकारी हैं, मेरे नीचे भी अगर कोई अधिकारी हैं, तो उनमें ये भावना नहीं आनी चाहिए कि नहीं यार मैं तो इनका फेवर कर रहा हूँ तो इनका वो कर रहा हूँ। एमडीए साहब को ज़्यादा पूछ रहा हूँ, पीटीए साहब को। तो दोनों ही तरह से निष्पक्षता होनी चाहिए, ये भी क्या होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। तो सत्य निष्ठा में ये भी समाहित। और बोलो, मैंने क्या कहा, ये समुद्र है, ये शब्द क्या है, समुद्र। इसको कोई शब्दों में नहीं बांध पाए सत्य निष्ठा को, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी में, उसको आप शब्दों में नहीं बांध सकते। और सोचोगे क्या है सत्य निष्ठा, मैंने कहा सत्य निष्ठा पे पूरा एक लेक्चर हो सकता है, और अभी इसमें एक चीज और मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा कि सत्य निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण चीज है। और बताओ सत्य निष्ठा, हाँ, अपने कर्तव्य के प्रति रिस्पेक्टफुल हो, जो भी अपना कर्तव्यों के प्रति, ठीक है वो भी है, लेकिन उसको एक अलग ही डिफाइन कर दिया गया, कर्तव्य परायण। ठीक है, तुम्हारी बात सही है, बात तो तुम्हें गलत नहीं है, लेकिन आचरण नियमों ने उस चीज को स्पष्ट रूप से और दे दिया कि कर्तव्य परायण। ठीक है, वो डिफाइन हो गया आगे। और क्या ले सकते हैं हम सत्य निष्ठा में, संसाधनों का दुरुपयोग। ठीक है, ये एक सटीक चीज नहीं, एक बात बता रहा हूँ, किन किन एंगल से हम कौन से एंगल से और समझ सकते हैं। कई बार सत्य निष्ठा का ये भी अर्थ है, ये नहीं कि जैसे मैं सब कुछ ईमानदार हूँ, सब कुछ टाइम पे भी आ रहा हूँ और सारी चीजें हैं मेरी, निष्पक्ष व्यवहार भी कर रहा हूँ, लेकिन संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा हूँ, सरकारी गाड़ी में जो घूम रहा हूँ आराम से मजे कर रहा हूँ। ठीक है, बस में अपने रिश्तेदारों को घुमा रहा हूँ, आपकी जो सरकारी बस है, या और अपने उनमें का कुछ नहीं तो फोटो कॉपी निकलवा दी। संसाधनों का दुरुपयोग, ये भी एक चीज है। और क्या कह सकते हैं सत्यनिष्ठा, अपनी गलतियों का क्या करना, उत्तरदायित्व। हर आदमी इस चीज से बचता है। अगर मैंने कोई गलती कर दी है, सास की गलती, किसी की बात नहीं चल रहा है, तो मैं अपने मन से ये स्वीकारूं और सबके सामने कि हाँ एक त्रुटि हो गई है मुझसे, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कई बार क्या होता है, शासन में ऐसी गलतियाँ हो जाती है, जैसे कोई चीज छूट गई, ठीक है, आपको परीक्षा करानी है, समय पर परीक्षा नहीं ले पाए, तो फिर डाल रहे नीचे वालों पे कि अरे वो तो मेरे को बताया ही नहीं साहब कि आप इन लोगों की परीक्षा होनी थी। ठीक है ना, तो ये अपनी गलती को सहज स्वीकार करना भी एक शासकीय सेवा का क्या है। नंबर तीसरी चीज, आपके जो काम है, आप जो काम कर रहे हो उसका अकेला क्रेडिट मत लो, हमेशा एक टीम वर्क होता है। हमेशा क्या होता है, एक टीम वर्क होता है। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है तो उसमें ऐसा नहीं कि मैं एकमात्र क्रेडिट ले रहा हूँ, मैं बहुत मान लूँ। आपके संग ऑफकोर्स के पीटी साहब लगे हैं, पीटीए साहब लगे हैं, इनफैक्ट आप लोग स्वयं लगे हैं। ठीक है, एक सफाई कर्मचारी भी आपको इस क्लासरूम को सफाई करके दे रहा है। तो इस टाइप से आपको कहने का अर्थ मेरा ये है कि आपके जो कर्तव्य है, ठीक है ना, उनके आपको अकेला क्रेडिट नहीं लेना, आपको अकेला क्रेडिट नहीं। तो ये भी आपकी एक महत्वपूर्ण बात है कि सत्यनिष्ठा में ये चीज हमारे थे, आप अपने काम का अकेला क्रेडिट, ये भी एक ऐसे अनेक पहलू सत्यनिष्ठा जो शब्द है, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, उसमें समाहित। क्लियर को
आपसे तीसरे नियम में क्या कहा, अभी एक ही लाइन में इतना बोला कि प्रत्येक शास्त्रीय सेवक पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठ, कर्तव्य परायण, बहुत अच्छा सा कर्तव्य परायण, डिवोशन टू ड्यूटी, डिवोशन टू ड्यूटी, इंग्लिश में क्या लिखा है, डिवोशन टू ड्यूटी, डिवोशन, डिवोशन, कर्तव्य करना पर्याप्त नहीं है, उसके प्रति आपको क्या करना पड़ेगा, उसके प्रति आपको डिवोटेड होना पड़ेगा, डिवोशन, बहुत ही अच्छा सा। हमसे भी ये अपेक्षा की जाती है कि आप ड्यूटी के प्रति डिवोटेड हो, सिर्फ ड्यूटी करें, जैसे जैसे हम आ गए, मैं आ गया 10 बजे आ गया, बढ़िया आ गया और 5 बजे घर चला गया, फाइलें सारी अधूरी रखी है, कोई काम नहीं हो रहा है ट्रेनिंग सेंटर में, किसी ने डांटा क्यों ये काम बोल बैठ रहा है 10 से 5, 10 से 5 बोल बैठ रहा है, देख लो आप टाइम आमद चेक कर लो, 10 से 5 बैठ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अंदर से आपकी इच्छा, कहा जाता है तन से, मन से और वचन से आप अपनी जो आपके कर्तव्य है उनको आत्मसात, सिर्फ इसलिए काम नहीं करना है, ट्रेनिंग करनी है कि साहब गुस्सा होंगे कमदान साहब, ट्रेनिंग इसलिए करनी है कि जिससे मैं आने वाले समय में अपने कर्तव्यों को ढंग से, ये भाई नहीं है यार वो उस्ताद क्या कहेंगे, कमदान साहब क्या कहेंगे और बड़े साहब क्या कहेंगे, ये नहीं, ये तो इसका मतलब है कि क्या मार मार के आपको घोड़ा बनाया, ये डिवोशन टू ड्यूटी नहीं है किसी भी कीमत पे, आपको कर्तव्य परायणता नहीं है, ये तो आपका भय आपको करा, यानी आप तन से तो है, तन से तो बैठे हैं यहाँ, लेकिन मन आपका कहाँ है, अरे जाए यार कमलान साहब का पढ़ा लिया, मन ये डिवोशन टू ड्यूटी नहीं है, ठीक है। उसका बढ़िया उदाहरण मैंने क्या बताया, कई ऐसे होते हैं शासकीय कर्मचारी, फाइलें पूरी अधूरी है, पूरी अधूरी डली है, कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन 9:55 पे आना था साहब और 6 बजे तक बैठ रहा हूँ, तो ये 6 बजे तक बैठ रहा है तो काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका अपने जो कर्तव्य है, ठीक है, उनके प्रति डिवोशन, कोई डिवोशन नहीं। कई ऐसे भी एग्जाम्पल, मान लो 5 बजे चलो ड्यूटी का खत्म होने का समय, ठीक है, अभी लेकिन मान लो 5:10 पर कोई काम आ गया, 5 बज गए, अब थोड़ा ही ड्यूटी, अब उनसे ये पूछा जाए कि कुछ दिन तुम 3 बजे भगा देता तो कुछ नहीं, लेकिन जिस दिन तुमने एक्स्ट्रा कह दी तो थोड़ा सा 10 मिनट जरा ज्यादा काम कर लेना, अरे नियम भान बता दिया हमने, 5 बजे तक है, 9 से 5 है, मेरी तनख्वाह 9 से 5 की मिल गई, अब नहीं करूँ, क्योंकि उनका अपनी ड्यूटी के प्रति डिवोशन, ठीक है ना, तो कर्तव्यों के प्रति डिवोशन होना चाहिए, काम निपटे, ये महत्वपूर्ण है ना कि आपसे टाइम पास कर रहे हैं ऑफिस में जाके, काम का निपटा, तो ये इसका कहने का मतलब होता है कि डिवोशन, ड्यूटी के प्रति समर्पण भाव, तन से, मन से और वचन से, बहुत अच्छा शब्द लिखा था एक किताब में, तन से, मन से और वचन से, यानी तन तो ठीक है, तन में तो सबको मालूम है कि अगर तन से नहीं बैठेंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, तनख्वाह कट जाएगी, नहीं कहता हूँ तुम 1 दिन लेट आओ तो तनख्वाह काट लूंगा, लेकिन मन होना चाहिए अंदर से कि जब छुट्टी पे जाए तो ये लगना चाहिए नहीं यार आज तो कप्तान साहब का क्लास मिस हो गया होगा, आज तो क्लास मिस हो गया, इंपॉर्टेंट क्लास, तब आप नहीं सोचते, तो तन से, मन से और वचन से, उसको कहते हैं डिवोशन टू ड्यूटी, कर्तव्य समर्पण होना चाहिए आपका, कर्तव्य कोई भी कर्तव्य करो, जरूरी नहीं है कि आपको अपन को कोई बहुत ही अपन को कलेक्टर बनेंगे तभी काम करेंगे, अगर एक सफाई कर्मचारी ढंग से सफाई कर ले, एक
टीचर अच्छे से पढ़ा ले, मैं अपने जेल में अच्छे से ड्यूटी कर लूँ, एक डॉक्टर अच्छे से अपनी ड्यूटी कर ले, तो क्या अन्य चीजों की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि डिवोशन आपका नहीं। इसीलिए क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कि स्कूल प्राइवेट खुल है, ठीक है, अस्पताल प्राइवेट खुल है, क्योंकि कर्तव्यों के प्रति आपका डिवोशन। तो उन्होंने कहा कि कर्तव्य परायण रहेगा शासकीय सेवक सदैव। नंबर 2 और नंबर 3, शासकीय सेवक के लिए ऐसा कोई भी कृत्य जो अशोभनीय वो नहीं होना चाहिए। अशोभनीय कृत्य आपके नोटिस में भी मैं कई बार लिख देता हूँ आपका अशोभनीय कृत्य, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट है कि वो आपको शोभा नहीं देता। इस शब्द को भी किसी शब्दों में नहीं बांधा, इसकी भी व्याख्या की माननीय न्यायालय ने, ठीक है। कभी कभी कई चीज हुई कि हमने तुमको कह दी अशोभनीय कृत्य आपने किया और आपको सस्पेंड कर दिया, और फिर आप माननीय न्यायालय में गए कि भाई मुझे ये गलत सस्पेंड कर दिया, तो उन्होंने फिर डिफाइन किया माननीय न्यायालय ने कि नहीं, अशोभनीय का मतलब ये अशोभनीय शब्द भी जो है वो शब्दों में या उसमें नहीं बांधा जा सकता, उसका व्यापक है। जैसे अभद्र भाषा, आपका अभद्र आचरण, ठीक है ना, निंदनीय कृत्य, कोई ऐसा जिसकी निंदा हो सकती हो, या समाज का कोई, समाज के जो आपके नैतिक मूल्य हैं, ठीक है, उन नैतिक मूल्यों से हटके कोई काम करना, तो ये सब क्या में आते हैं, अशोभनीय। तो नियम 3 का पहला नियम समाप्त हुआ कि प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा, कर्तव्यपरायण रहेगा और कोई भी अशोभनीय कृत्य। नियम 3 का बी कह लो या 2 कह लो, ये कह रहा है कि पर्यवेक्षी पद धारण करने वाले प्रत्येक शासकीय सेवक, ऐसे समस्त शासकीय सेवकों की जो तत्समय उसके नियंत्रण और प्राधिकार के अधीन हो, सन्निष्ठा और कर्तव्यपरायण को सुनिश्चित करने हेतु हर संभव उपाय। बहुत अच्छी बात। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे प्रशासकीय अधिकारी वो इस संस्थान के भी है, अब मैं मक्कारी मारता हूं, मैं हूं मक्कार, ठीक है, किस रूप में कि ना तो सन्निष्ठ हूं, ना कर्तव्यपरायण हूं और अशोभनीय कर्म नहीं करता। तो उसने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी नियम क्या है, मतलब उनने वरिष्ठ अधिकारियों की भी जवाबदारी सुनिश्चित कर दी। इस नियम के तहत क्या था कि पर्यवेक्षी पद धारण करने वाला, मेरा पर्यवेक्षण अधिकारी कौन है, बड़े बॉस। तो उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षी पद धारण करने वाला प्रत्येक शासकीय सेवक उसके नियंत्रण में आने वाले समस्त शासकीय सेवकों की भी क्या सुनिश्चित करवाएंगे, कर्तव्यपरायणता और सन्निष्ठा। यानी उनका यह भी दायित्व है कि मैं मक्कारी मानूं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ठीक है चलेगा, मेरे ऊपर भी चाबी क्या करें, कस लें। तो यही बात क्या हो रही है, उन पर लागू हो रही है कि अगर तुम मक्कारी मारो तो मैं ये नहीं कह सकता ठीक है मार दो, या मेरे को तो पता ही नहीं था। ये नियम कह रहा है कि तत्काल चाबी करते, ठीक है, ये मेरे को पावर दे रहा है। क्या कह रहा है, दोबारा सुनो कि पर्यवेक्षी पद धारण करने वाला, मैं आपका क्या हूं इस समय, पर्यवेक्षक हूं, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर का क्या का प्रभारी हूं। तो पर्यवेक्षी पद धारण करने वाला प्रत्येक शासकीय सेवक ऐसे समस्त शासकीय सेवकों जो कि उसके नियंत्रण और प्राधिकार के अधीन आते हो, सन्निष्ठता और कर्तव्यपरायणता हर हाल में सुनिश्चित। तो मेरे को पावर दे दी उसने, या बड़े बॉस को मेरे संस्थान में पावर दे दी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप खुद तो सन्निष्ठ हैं और आपने ये कह रही है, क्यों जोड़ा गया ये क्लॉज, क्यों है ये। कई बार हम कह देते हैं कि हम क्या कैसे बच जाते हैं, कैसे बच जाते हैं, अरे हमें मालूम नहीं, नीचे वालों ने बताया, ठीक है, नीचे वालों ने ऐसा कर दिया, नीचे वालों ने ऐसा कर दिया। तो वो कह रहा है कि तुम्हारा काम नीचे देखना, ये नहीं कह सकते कि वो तो पीटीआई साहब ने ऐसा कर दिया, पीटीआई साहब तुम्हारे अंडर में थे, तुमको देखना था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, आपकी जवाबदारी है। तो उसने ये कहा सेकंड क्लॉज में कि आप
सन्निष्ठ और कर्तव्यपरायण, लेकिन नीचे वालों को भी क्या करेंगे, कर्तव्यपरायण और कर्तव्यपरायणता और सन्निष्ठता उनकी सुनिश्चित करवाएंगे, सुनिश्चित करवाएंगे हर हाल में आप अपने नीचे वालों को। ये नहीं कह सकते, बच नहीं सकते इस चीज से कि मैं किसी जेल का प्रभारी जेलर हूँ और मैं क्या तुम्हारे को मुझे नहीं मालूम था होता यार वो तो भैया नीचे वालों ने कर दी ट्रेनिंग। नहीं, तो तुम क्या कर रहे थे? तुम तो उनके क्या थे, अपेक्षा थी ना, तुम्हारे नियंत्रण में तो काम कर रहे थे वो। तो उसने ये भी कह दी कि नीचे वालों को भी आप क्या करेंगे, उनकी सन्निष्ठा और कर्तव्यपरायणता सुनिश्चित। अगला बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दिया। क्या कह रहा है वो, पहले सुनो शब्द शब्द, उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी शासकीय सेवक अपने पदी कर्तव्यों के पालन में या उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में, ठीक है, कोई भी शासकीय सेवक अपने पदी कर्तव्यों के पालन में या शक्तियों के प्रयोग करने में अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार, क्या बात, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात कही। नियम 3 का 2 ये कह रहा है कि अपने पदी कर्तव्यों के पालन में या मेरे जो कर्तव्य निर्धारित हैं इस ट्रेनिंग सेंटर में, उनके पालन में या मेरे को जो प्रदत्त शक्तियां उनका प्रयोग करने में मैं क्या करूंगा, सर्वोत्तम विवेकानुसार कार्य करूंगा। यानी ऐसा निर्णय लूंगा जो कैसा हो, रेशनल तार्किक हो, यानी अपने विवेकानुसार, सर्वोत्तम विवेकानुसार कार्य करूंगा, ठीक है ना। तो सर्वोत्तम विवेकानुसार कार्य करूंगा, ये कह रहा है ये नियम। क्लियर हुई पिक्चर? दोबारा सुनो कि पर्यवेक्षी कोई भी शासकीय सेवक अपने पदी कर्तव्यों के पालन में या अपनी शक्तियों के प्रयोग में सर्वोत्तम विवेकानुसार कार्य करें। आप क्या इसको एक्सप्लेन करना, यानी आपसे ये अपेक्षा की गई है कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए कि जब आपको निर्णय लेना है, ठीक है, तो उस समय आपका निर्णय बिल्कुल फुल रेशनल होना चाहिए, पूर्ण तार्किक, यानी आप अपने विवेक का सर्वोत्तम उपयोग करें कि नहीं यार ये गलत है, इसको ठीक ढंग से करना, ठीक है ना। यानी टाल मटोल या चलताऊ काम नहीं, उल्टा समझो कि शासन कह रहा है चलताऊ काम नहीं, तो चलताऊ काम कर दिया। आपका निर्णय बिल्कुल तार्किक होना चाहिए, यानी सर्वोत्तम विवेकानुसार आप अपने विवेक का पूर्ण उपयोग करते हुए कोई निर्णय लें, उस निर्णय पर पहुंचे जब आपको अपने विवेक से काम करना है। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई वरिष्ठ अधिकारी है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके निर्देशानुसार और अगर उसने कोई मौखिक आदेश दिया है ऊपर वाले वरिष्ठ अधिकारी ने, तो ये क्लॉज ये भी कहता है कि आप यथासंभव क्या करेंगे, उससे लिखित में आदेश प्राप्त करेंगे। क्यों? जिससे जवाबदारी है। तो दोबारा सुन लो इसको थोड़ा सा, अगर नहीं समझ में आया हो। इस नियम का मूल उद्देश्य तो ये है कि आप अपने विवेक से काम करेंगे। कैसा विवेक? काम चलाऊ नहीं, काम चलाऊ निर्णय ले लिया, आप सर्वोत्तम विवेकानुसार। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैंने आपको कल समझाया, परसों अपन लोग कहाँ गए थे, नर्मदापुरम गए थे। तो नर्मदापुरम जब गए तो नर्मदापुरम गए हम लोग, और एक गाड़ी में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, जब मैंने देखा कि 65 आदमी एक गाड़ी में, तो तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था करी। ठीक है, पहले से नहीं मालूम था, पहले से सोच रहे थे कि एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन अन्य वाहन की व्यवस्था करी, यानी तत्काल अपना विवेक लगाया और भोपाल जेल से दूरभाष पर अनुरोध किया और उनको यह भी बताया गया कि भाई मैं लिखित में आवेदन हम दे देंगे, पत्र दे देंगे, अभी आप तत्काल हमको
सवाल ये वाली बात आती है कि 40 की क्षमता में कितने बैठाले गए? 63 लोग। तो ये सर्वोत्तम विवेक है, इसका बढ़िया सटीक उदाहरण है। पूरा दिमाग लगाकर तत्काल निर्णय लिया गया कि एक वाहन की व्यवस्था और करी जाए, भले ही 1 घंटा आप लोगों को कष्ट हो जाए, होशंगाबाद ये घर का काम भी बोलने के, लेकिन रिस्क नहीं लेना, ठीक है ना? तो ये सर्वोत्तम विवेक है, सर्वोत्तम विवेक। और काम चलाओ, काम क्या था? उल्टा भी सुन लो, काम चलाओ, चलन दो, ठीक है, घूस दो, ये काम चलाओ नहीं। ये क्या था? काम चलाओ नहीं, अरे घूसो, चल कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कुछ होता, इसीलिए उसने कहा है आप जब भी शासकीय सेवक जो है वो अपने पदी कर्तव्यों के पालन में या उसकी शक्तियों के, उसको जो शक्तियां प्राप्त हो उनके पालन में अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार कार्य करेगा। काम चलाओ वाला कोई काम नहीं, टरकाव वाला, अरे हो गए, ठीक है ना? तो वो नियमों के हिसाब से भी गलत है और मानवीय आधार पर भी गलत है। नियमों के हिसाब से क्या गलत है? तो कोई भी वाहन में आप ओवरलोडिंग नहीं कर सकते, ये नियम क्या था? ट्रैफिक नियम। और मानवीय आधार पर भी गलत था। कल आप लोग मेरे संरक्षण में कल कुछ बात हो जाती, कौन जवाब देता? हर कसौटी में वो काम क्या था? गलत था। इसलिए ये कहा गया कि चाहे आप परेशान होकर जाए, 1 घंटा लेट पहुंचे, धूप में जाए, लेकिन वाहन तत्काल दूसरा बुलाए। ये मेरा सर्वोत्तम है। तो ये आपसे अपेक्षा की गई, क्योंकि आप शासकीय सेवक है, तो काम चलाओ काम नहीं, ढंगे वाला काम नहीं, आप सर्वोत्तम विवेक से काम करेंगे। कब? जब आपको स्वयं निर्णय लेना। इसमें ये क्या कहा गया? अगर आपका कोई वरिष्ठ है ऊपर से निर्देश दे रहा है तो कोई बात ही नहीं। हमारा काम ही क्या है? वरिष्ठों के निर्देश का पालन करना। ये भी कहा गया है इसमें, अगर वरिष्ठ कोई निर्देश दे रहा है तो कोई बात नहीं। हाँ, इसमें यह भी कहा गया है कि वरिष्ठ अगर कोई मौखिक निर्देश दे रहा है, क्या कर रहा है? मौखिक, तो यथासंभव आप क्या करेंगे? उसको लिखित में स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे। क्यों? ताकि उत्तरदायित्व का से जो बचने का प्रयास है उससे बचा जा सके, ठीक है? तो ये आपका 3 का 1 हुआ और 3 का अब 3 में मैंने जैसा कि बताया था आप लोगों को कि इन नियमों में समय समय पर चीजें बढ़ती रहती है, घटती तो नहीं है, बढ़ती रहती है, वो चीजें जुड़ जाती हैं। 26 नियम है, हो सकता है कि कभी बढ़ जाए, 27 हो जाए, तो ये कोई डेड चीज नहीं है कि जो मैंने कह दी कि 26 नियम है तो 26 ही जिंदगी होते हैं। उसका ये उदाहरण है 3 का और 3 खा। शासन ने महसूस किया कि आपसे कुछ और भी अपेक्षा है आचरण की, तो दो इस 3 में ही नियम 3 ही चल रहा है, उसमें 3 का और 3 खा जोड़ दिए। क्या करा? 3 का और खा और जोड़ दिए। कब जोड़े? ये मेरे ख्याल से 3 का और 3 खा जो जोड़े हैं वो सन 2000 में जोड़े, सन 2000 में जोड़े। 1965 में ये नियम बने थे और फिर 3 का और 3 खा जोड़ दिए। जब देखा परिस्थितियां और शासन की जो मंशा थी कि भाई, तो उन्होंने देखा कि लोक सेवकों का आचरण कैसा है या हमारे शासकीय सेवकों का आचरण कैसा है, जनता पे हम अपेक्षाओं पे खड़े उतर रहे हैं या कहीं छवि तो हमारी खराब नहीं हो रही, तो उन्होंने इस कमी को देखते हुए 2 चीज और बोली, अब आपको इन 2 नियमों को भी ध्यान रखना अपने आचरण के साथ। उसमें पहला जोड़ा तत्परता तथा शिष्ट व्यवहार। बहुत अच्छी चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अंदर से महसूस करना, अंदर से महसूस करने का तात्पर्य ये है कि अगर ये नियम ना हो तो कितनी ज्यादा रेड टेपेज, ये बोलते हैं लाल फीताशाही, पनप जाएगी शासन में। तो उन्होंने जोड़ा एक नियम तत्परता तथा शिष्ट व्यवहार, और इसको इंग्लिश में बोला उन्होंने तत्परता और शिष्ट व्यवहार को promptness and courteous behavior, ठीक है? promptness and courteous behavior। अब ये क्या होता है? नाम से स्पष्ट है तत्परता, नाम से स्पष्ट है तत्परता, तत्परता। तो
आपने महसूस किया होगा कि हम कार्यालयों में जाते हैं, उनका बेटा भी 1 घंटे बाद नंबर आएगा, ये देखते थे ना। आप लोग कभी नए हो और उम्र कम है, लेकिन फिर भी इतना तो आपने देखा होगा कि आज से जो 15-20 साल पहले ये स्थिति रहती थी, उनका भी रोको 1 घंटा लगेगा, जबकि काम 2 मिनट का ही है, तब तक लगा रहे बाबू या बाबू या अधिकारी कुछ भी ले लो, ठीक है। हमारे को ये मुलाकात कराता है, कराते हैं, ठीक है। गलत क्यों कराते हैं, जल्दी कराओ, अगर वो नियम में तो फटाफट कराओ, क्यों बैठेगा वो 1 घंटे, और अगर 1 घंटा बिठा लोगे तो यहीं से फिर जगह कौन सी चालू हो जाती है, भ्रष्टाचार। तो इसीलिए ये शब्द भी जोड़ा कि शासकीय सेवक से अपेक्षा की जाती है तत्परता तथा शिष्ट व्यवहार की। तो आपका एक नियम ये जोड़ा 3 का, क्या जोड़ा 3 का, कि कोई भी शासकीय सेवक, ठीक है, ये तो हेडिंग थी तत्परता और शिष्ट व्यवहार की, कोई भी शासकीय सेवक अपने पति कर्तव्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य, शिष्ट व्यवहार करेंगे। आप कैसा व्यवहार करेंगे, शिष्ट, किससे, आम जनता से, आम जनता से और अपने सहपाठियों से, ठीक है। तो आपसे ये कहा गया 3 का जोड़ के, कोई भी शासकीय सेवक अपने पदी कर्तव्यों के पालन में क्या करेगा, अशिष्टता से कार्य, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला, इंग्लिश में बोला एक्ट discourteously in performance of his her official duty, ठीक है। तो अशिष्टता से व्यवहार नहीं करेंगे आप पदी कर्तव्यों के पालन में, समझ ही गए, इसमें तो कुछ समझने वाली बात नहीं। अगला समझने वाला है, जनता के साथ अपने पदी समव्यवहार में, या अन्यथा अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, जनता के साथ अपने पदी समव्यवहार में या अन्यथा विलंबकारी कार्यनीति, क्या बात कही, ठीक है, डिले टैक्टिक्स, विलंबकारी कार्यनीति नहीं अपनाएगा और सौंपे गए कार्यों को निपटाने में जानबूझकर विलंब, यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की जड़ है, इसलिए का समझाऊंगा। क्या कहा, आपसे कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रवचन चल रहा है, ये शासन हमसे कह रहा है कि ऐसे करना, नहीं तो किसी भी दिन हम हट देंगे कान, तो शायरी सब 2 मिनट में निकल जाएगा, ठीक है। मुझसे भी कह रहा है, आपसे भी कह रहा है, बिल्कुल तो नहीं चल रहा है प्रवचन, ठीक है ना। ये बाध्यकारी है कि अब हमारा आचरण क्या है, इनके हिसाब से तो क्या कह रहा है वो सुनो, बोल के, जनता के साथ अपने पदी समव्यवहार में या अन्यथा कोई भी विलंबकारी कार्यनीति नहीं अपनाएगा और सौंपे गए कार्य को निपटाने में जानबूझकर विलंब नहीं करेगा। कौन, शासकीय सेवक, आप और, यानी जनता के संग जो भी आपके कर्तव्य है, जिस भी विभाग में हो, उसमें आप डिले टैक्टिक्स नहीं अपनाओगे। डिले टैक्टिक्स क्या होता है, विलंबकारी कार्यनीति। उन्होंने कहा बेटे जैसे कोई तुम आए, सर ये को करना है प्रमाण पत्र, हाँ अभी आप लोगों ने खाना खाया 1 घंटे के लिए, ये जो खाने का टाइम है उसमें खाना 1.5 से 2.5 का लंच होता है, 1 बजे क्यों जा रहे, यहाँ से तो किस चीज की जो चालू होती है, भ्रष्टाचार। तो विलंबकारी कार्यनीति अपनाओ। दूसरा, सौंपे गए काम को निपटाने में जानबूझकर विलंब नहीं करेंगे, जानबूझकर विलंब, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कार्यालयों में जानबूझकर विलंब। तो ये कह रहा है कि तत्परता, जो हम बताए ना तत्परता, तो ये तत्परता जितनी जल्दी हो आप काम निपटाएं। आपको फाइल रखना नहीं है, फाइल निपटाना तत्पर। और शिष्ट व्यवहार यानी आप शिष्टाचार का प्रयोग करेंगे। आगे वो क्या कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, कौन, शासकीय सेवा, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो अनुशासनहीनता का होता, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो अनुशासनहीनता का होता। आपको नोटिस जो भी मिलते हैं कहाँ बात में मिलते हैं, इसी में मिलते हैं ना, अनुशासनहीनता। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो अनुशासनहीनता का होता, ठीक। और अगला क्या कह रहा है, शासकीय आवास, आपके शासकीय आवास के बारे में कह रहा है। शासकीय आवास जो आपको आवंटित
किया गया है। ना तो उसे किराए पे देंगे, ना उसे पट्टे पे देंगे, और ऐसा नहीं, एक शब्द लिखा है कि किसी व्यक्ति द्वारा अधिलाभ के लिए अधिक हो, बहुत बड़ा शब्द है, अधिलाभ के लिए अधिक हो किसी व्यक्ति द्वारा। मतलब मेरे क्वार्टर में मैंने अपनी बाइक को कोचिंग सेंटर पढ़वा दिया, मैं नहीं पढ़ाना, मैंने कहा अच्छा नियम है ना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मशीन चलानी कोचिंग चलेगी। आपने अर्निंग का हिस्सा बना दिया। तो वो ये कह रहा है कि शासकीय आवास जो आवंटित किया गया है, ना तो उसे भाड़े पर देंगे, ना पट्टे पर देंगे, ठीक है, ना तो रेंट पे देंगे, ना लीज पे देंगे, और ना ही किसी व्यक्ति द्वारा अधिलाभ के लिए अधिभोग या उपयोग को अनुज्ञात करेंगे। ठीक है, आप उससे कोई भी अपने शासकीय आवास से कोई चीज गेन या अर्निंग नहीं करेंगे किसी भी ढंग से बेवकूफ बना के। ठीक है ना, ये मैंने अभी एक उदाहरण दिया, हमने कहा बच्चे को कुछ नहीं पढ़वा दिया, यानी मेरा बच्चा जो है वो बड़ा हो गया, बेरोजगार है, उनकी पढ़ा दे, कोचिंग सेंटर का बोर्ड लगा दे, नहीं, शासकीय आवास है वो, ठीक है ना, आप उससे किसी भी प्रकार की अर्निंग प्राप्त नहीं बात ये। और तीसरा नियम का अंतिम नियम 3 ही में चल रहा है, ठीक है, तो 3 का 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, तो फिर बताया मैंने कि 3 में सन 2000 में 2 नियम और जुड़े, उसमें से पहला नियम था तत्परता और शिष्ट व्यवहार, और जो तीसरा था 3 खा 2 जोड़े गए, उसमें था शासन की नीतियों का पालन, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। हमको शासन की नीतियों का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों? अभी शासन की तो हमने शासन ही, ठीक है, शासन एक बहुत व्यापक संकल्पना है, शासन प्रशासन, तो हमारा काम ही नीतियों को शासन की इम्प्लीमेंट करना, और हम ही पालन नहीं करेंगे तो जनता करेगी क्या? तो इसीलिए ये क्लॉज जोड़ा गया, बने कब के नियम 63 में, क्लॉज कब जोड़ा गया? शासन की नीतियों का पालन, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। प्रत्येक शासकीय सेवक प्रत्येक शासन की नीतियों के अनुसार कार्य करें। सारे जो भी शासन की नीतियां हैं, ठीक है, उनके अनुसार कार्य करें। फॉर एग्जाम्पल उसने बताया, जैसे विभागीय आयु, अब हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और हम ही क्या करें, विभागीय आयु की जो नीति उसका पालन ना करें, और आप वयस्क जो लोग उनकी अपने बच्चे ही हमारे जैसे, तो पता चला कि बच्चों की 16 साल में शादी करा दी, तो तुम खुद ही शासकीय सेवक हो गया, अपने घर में नहीं पालन कर रहे तो दूसरों को क्या पालन कर पाओगे? तो उसने बताया कि शासन की नीतियों को आत्मसात करना है, पालन करना है हृदय से, ठीक है। दूसरा, पर्यावरण का परिरक्षण, एग्जाम्पल दे रहा है वो, मूल बात का हो, जो कहनी थी उसने कह दी, शासन की जो नीतियां हैं उनका आपको क्या है, पालन करना है, क्योंकि आप खुद शासकीय सेवक है। फिर उसने उदाहरण से समझाया कि विभागीय आयु, पर्यावरण का परिरक्षण, पर्यावरण के लिए है कि नहीं हमारे कानून, तो पर्यावरण का खुद ही हम पर्यावरण की 12 बजा कर शासकीय सेवक हो, खुद ही हमने पेड़ काट दिए, कहीं कुछ कर दिया, पर्यावरण की नदियों को गंदा कर रहा है, नदियों में गए तो खुद ही अपने वहां कपड़े धोने लगता है, ठीक है। वन्य जीव और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वन्य जीवों को ही मार रहा है, वन्य जीवों को शिकार कर रहा है। सांस्कृतिक विरासत, हमारी कोई सांस्कृतिक विरासत है, कोई बना हुआ स्टैचू या कुछ भी, उस पर कुछ नहीं तो अपना नाम लिखा है, नाम लिखने का बहुत शौक होता है, और वो दिल बना दिया, चीज निकाल दी, तो ये इस टाइप की जो हरकतें हैं वो आपसे अपेक्षा की जाती है, आप ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, आप शासकीय सेवक हैं, अपनी कदर करना स्वयं सीखिए, अपनी कदर स्वयं ही नहीं करना, दूसरे क्या करें। तो उसने कहा इस टाइप की जो शासन की नीतियां, विभागीय आयु, एग्जाम्पल से दी है उसने, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं 4 की, जो भी शासन की नीतियां हैं, विभागीय आयु, पर्यावरण का परिरक्षण, वन्य जीव, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण आदि से संबंधित जो शासन की नीतियां हैं, उनके अनुसार शासकीय सेवक क्या करेगा, कार्य करेगा।
कि ये कहाँ पे आए, भारत के संविधान में ये सारी चीजें कहाँ हैं, कहाँ लिखी है ये, अभी जितनी भी चीजें पढ़ी मैंने कहाँ लिखी, भारत के संविधान इक्यावन कहाँ पे लिखी, कौन से नंबर पर लिखी, नंबर याद ही नहीं होंगे तो रटे होंगे, दूसरे से रटे होंगे, मौलिक कर्तव्य उसको आपस में कोरिलेट किए नहीं हुआ, कोरिलेटेड करने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, आपस में कोरिलेटेड किया, मैंने कैसे कोरिलेट कर दिया, मैं तो आचरण नियम पढ़ा रहा हूँ और तुम्हें को घुमा रहा हूँ संविधान, आचरण नियम पढ़ा के घुमा रहा हूँ संविधान, क्योंकि मेरा जो ये दृष्टिकोण है वो व्यापक है, तुम्हारी तरह संकीर्ण नहीं है, मजा मार के मेरा काम तो आज आचरण नियम पढ़ाना है, वो मैं पढ़ाऊँ, क्या करना, मौलिक करता है और आर्टिकल 309 और इन फालतू बातों से पढ़ा तो निकलूँ, अभी तक तो पढ़ा देते चप्पे फिर 3 पे पहुंचे, तो कोरिलेट करना आना चाहिए, आप कैसे आपस में कोरिलेट करें, तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं 51 में लिखी हैं, 51 छा में, ठीक है, एफ में, आई में, ये सब लिखी हुई है, और न केवल यहाँ लिखी हुई है, नीति निर्देशक तत्वों में लिखी हुई है, ठीक है, ये सब चीजें, कोई नीति निर्देशक तत्व भी तो ये कह रहा है, क्या कहता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य की नीति कैसी बनेगी, ऐसी राज्य की नीति होती है, राज्य की नीति तो है, मध्य प्रदेश शासन की नीति नहीं है, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में सब लिखा है, क्या क्या लिखा है, वन्य जीवों का और पर्यावरण का परिरक्षण, सब चीजें लिखी है, आपको पढ़ी नहीं है, 48 का हमें लिखी जाती है, ठीक है, पीएससी छोड़े 12 साल 13वां साल है पीएससी छोड़े, नहीं तो एक्सेप्ट हो जाती है, वैसे 48 का हमें लिखी हुई। आगे चलिए, अगला क्या कह रहा है, शासन की नीतियों में, शासन की नीतियों में गंभीर मुद्दा, ये भी बाद में क्यों जोड़ा, तो ये देखा गया कि समाज में ये चीजें बहुत हो रही है, उन्होंने जोड़ा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध के निवारण से संबंधित जो भी नीतियां हैं, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उनके निवारण यानी उनको रोकने से संबंधित जो भी नीतियां हैं उनका भी सबसे पहले कौन पालन करेगा, हम ही अपने घर में महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, हम ही महिलाओं को जला रहे दहेज के लिए, तो फिर क्या करेंगे, तो इसीलिए ये भी उनके क्लॉज जोड़ा गया कि महिलाओं के विरुद्ध जो भी कानून है, जो भी है, सबका आपको पालन करना है, सबसे पहले शासन की सेवा करना। चलिए, तो खैर महिलाओं के विरुद्ध अपराध के निवारण से संबंधित शासन की नीतियों का ये भी आपसे अपेक्षा, ये हुए अपने 3 नियम। तो अब अपन लास्ट 5 मिनट पहले मैं एक समराइज कर देता हूं और फिर अगर आपको कुछ पूछना है 5 मिनट तो उसके लिए रखेंगे और 10 मिनट में आपको ब्रेक कर रहा हूं, तो यहां से अपन चलते हैं। एक समरी कर देता हूं पूरी, आज हमने क्या पढ़ा तो क्या पढ़ा। आज का टॉपिक जो था हमारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965। क्यों पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, यहां से चले गया। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था हमारा कि आपको ये जानना पड़ जाए, ये समझ पाए आप कि हमारा आचरण कैसा होगा, होना चाहिए नहीं, हाँ चाहिए तो ही नहीं, चाहिए नहीं है, मनमर्जी नहीं है, होगा ही, होना पड़ेगा, तो नहीं तो फिर वो दूसरा कौन खड़ा है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील 1966 खट्ट से निपटा देगा। तो आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं की जा रही ऐसा, इन नियमों से आप बने गए, ठीक, ये मैंने बताया कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों के अनुसार अब आपको अपना आचरण ढालना है, आपको अपना आचरण रखना है, इसलिए जानना जरूरी है, इसलिए ये चीज पढ़ाई जाती है। ये बताई पहली बात। दूसरी बात ये भी बताई कि ये गलत फहमी बिल्कुल छोड़ देना कि खेल विभाग से संबंधित, खेल विभाग नहीं, मध्य प्रदेश
शासन के समस्त शासकीय कर्मचारी, आप डिप्टी कलेक्टर बन जाओ फटाफट तो भी ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अन्य राज्यों में भी चले जाओ तो बस नाम बदल जाएगा, मध्य प्रदेश की जगह उत्तर प्रदेश हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन पढ़ना सकते। तीसरी बात क्या कि भाई ये जो है 1965 में ये नियम बने, कैसे बने, कहाँ से इनको किसने बनाया? महामहिम हमारे राज्यपाल के द्वारा ये नियम बनाए गए। कहाँ से शक्ति प्राप्त हुई? आर्टिकल 309 से उनको शक्ति प्राप्त हुई। आर्टिकल 309 को एक मिनट में अपन समझ लेते हैं कि 309 क्या कहता है कि कोई भी राज्य की, अभी सिर्फ मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, राज्य की लोक सेवाएं और राज्य के पद, राज्य के कोई भी पद और लोक सेवाओं पर भर्ती और सेवा शर्तें। सेवा शर्तें मतलब आपकी सेवाओं की क्या शर्तें होंगी, ये नहीं कि अपनी शर्तों पे जाओ। शर्तें किसकी चलेगी? मध्य प्रदेश शासन की। मध्य प्रदेश शासन की शर्तों पे नौकरी करना है तो सेवा शर्तें अर्थात भर्ती और सेवा शर्तें क्या करेगा, कौन बनाएगा? राज्य का विधानमंडल बनाएगा। लेकिन परंतु ने क्या बताया कि राज्य का विधानमंडल अगर नहीं बनाता है तो गवर्नर महोदय, हमारे जो महामहिम राज्यपाल साहब हैं, वो नियम बना सकते हैं। तो 309 के परंतु से शक्तियां प्राप्त करते हुए राज्यपाल महोदय ने ये नियम बना दिए, जो कि 23 जुलाई 1965 से क्या हो गए, सब पर लागू। ठीक, ये भूमिका मानी थी। फिर मूल मुद्दे पे आ गए थे। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, तत्काल, नाम तो है, प्रारंभ हो गया फटाफट, और लागू कहाँ होगा, किन किन पे लागू होगा तो मैंने बता दी कि लोग एक ऑल इंडिया सर्विस पर लागू नहीं होगा, और एक ऐसा कि राज्यपाल महोदय खुद ही कहते हैं इन लोक सेवाओं पर या इन पदों पर ये लागू नहीं होगा तो उनको लागू। पहला नियम करना। नियम 2 परिभाषाएं। परिभाषाओं में शासन की परिभाषा, मध्य प्रदेश शासन। ठीक, लेकिन परिभाषा क्या बताई थी? गवर्नमेंट सर्वेंट, शासकीय सेवक, तो हर वो व्यक्ति जो राज्य की लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त है वो कौन है? शासकीय सेवक है। तीसरी चीज बताई थी कुटुंब की परिभाषा, बहुत अच्छी कुटुंब की परिभाषा क्या बताई थी? 2 मिनट में फटाफट कोई बता सकता है? नहीं, चलो मेरी सुनो। कुटुंब की परिभाषा क्या बताई थी? शासकीय सेवक की पत्नी। ठीक है, अभी कंफ्यूज मत हो, पति मत कहो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। शासकीय सेवक की पत्नी, मान लो कि शासकीय सेवक पड़ोसी है तो शासकीय सेवक की पत्नी, और वो रह रही हो या नहीं रह रही हो वो भी बताया था। एक बात तो जरूरी नहीं है कि सब में एक ही कमरे में रह रहा हो या एक ही घर में रह रहा हो सकता है वो दिल्ली में जॉब कर रही हो लेकिन वो उसकी कुटुंब में शामिल है। नंबर 1। नंबर 2 पुत्र या पुत्री। नंबर 3 सौतेला पुत्र या पुत्री। ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पूर्ण आश्रित, पूर्ण आश्रित हो। और नंबर 3 और अंतिम बात क्या बताई थी? नंबर 3 शासकीय सेवक या शासकीय सेवक की पत्नी से उसका कैसा संबंध है, पति से या विवाह से। तो सास ससुर और ये सब लोग होंगे, लेकिन इसमें भी क्या है, ये निपट गई आपकी परिभाषा। ठीक, उसके बाद 3rd नंबर पे क्या आ गए थे हम? 3rd नंबर पे क्या आ गए थे? नहीं, ये आपकी परिभाषा निपट गई। नंबर 3 में से कोई आ गए थे कि प्रत्येक शासकीय सेवक 3 बातें बिल्कुल रख लो, संनिष्ठ रहेगा, कर्तव्य परायण रहेगा और ठीक है। संनिष्ठ की बिल्कुल हिंदी, संनिष्ठ थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, बहुत सारे लोगों की पूरी सर्विस निकल जाती है वो रख लेते हैं। संनिष्ठ, कोई भी बात हुई, कोई भी गलत काम किया, 3 का 1 का ये तहत तुमको नोटिस दिया जाता है। मालूम ही नहीं क्या है, क्यों क्या है, उसमें क्या लिखा है? संनिष्ठ, सत्यनिष्ठ लिखा है, संनिष्ठ लिखा है, तो पढ़े नहीं अपने मन से ना मान लो कि संनिष्ठ किया, बस 3 का 1 का कागज है नोटिस फट से। ठीक है, तो सन्निष्ठ शब्द लिखा है। सन्निष्ठ का मतलब क्या बताया? एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। ठीक है, पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा। सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा मैंने क्या कह दी, फिर बोल रहा हूँ, शब्दों में बांटना कठिन है, शब्दों में नहीं बांट सकते, तो उसमें बहुत व्यापक है। ठीक है, ईमानदारी आ गई और इतनी भी चीजें आपको गिनाई। ठीक है, निष्पक्षता आ गई, ईमानदारी आ गई, आपका आचरण आ गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं
जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें एक शासकीय सेवक से अपेक्षा की जाती है वो एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी में शामिल है। कर्तव्य परायण, इन्हें क्या कहा कि कर्तव्य में ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बस कर्तव्य तुम्हारा डिवोशन चाहिए, कर्तव्य करना नहीं है, डिवोशन को डिवोशन समर्पण तन से मन से और वचन से, ठीक है ना, सिर्फ तन से नहीं, तन से हो रही है 90% केस में तन से चल रही है। सिर्फ मुझे इस बात का डर है, मैं ऑफिस इसलिए वापस जा रहा हूँ कि यार साहब गुस्सा नहीं कमटाना आ नहीं रहे, ऑफिस मुझे इसलिए आना है दिमाग में हो कि आज क्या क्या काम करना है। आपकी डायरी में होना चाहिए स्पष्ट रूप से, या फिर ये नहीं कि 2 बजे भाग गए, उन्होंने कहा 2 बजे मेरा सोने का समय हो गया, ऐसा डिवोशन होना चाहिए। तीसरी चीज क्या बताई, अशोभनीय, तो ठीक है, कोई भी अशोभनीय कृत्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप कोई भी अशोभनीय कृत्य नहीं करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, जल्दी से फटाफट 5 मिनट में समराइज कर रहे हैं, हालांकि टाइम तो भी आपका बहुत है, लेकिन बिल्कुल 5 मिनट में खत्म करना है। क्या बताया कि पर्यवेक्षी पद धारण करने वाला, ये बहुत अच्छी चीज थी, ध्यान रखना। कई बार ये लोगों को गलतफहमी रहती है, क्या गलतफहमी रहती है कि आपकी कर्तव्य निष्ठता या आपकी सन्निष्ठता मैं क्यों कराऊं, तो आप करोगे, मैं आपका पर्यवेक्षी अधिकारी हूँ, मेरे को आपको ये बताना है कि आप हर कीमत पर क्या रहेंगे, सन्निष्ठ और कर्तव्य रहेंगे। यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण आप में है, मेरे अधीन जो बाबू काम कर रहे हैं या अन्य जो कर्मचारी काम कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी पर, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आपका मेरे के अरे यार उन्होंने कोई बताया नहीं, वो मक्कार है तो मैं क्या करूँ, मक्कार है तो उनको नोटिस दो, ठीक है, बच नहीं सकते आप। तो पर्यवेक्षी पद धारण करने वाला व्यक्ति नीचे वाले अपने अधीनस्थ कर्मचारी जो कि उसके अधीन कार्य कर रहे हैं तत्समय उसकी भी हर हाल में सन्निष्ठा और कर्तव्य परायण करके कराएगा, सुनिश्चित कराएगा। जेल के संदर्भ में बात करें तो जेल अधीक्षक है, जेलर साहब हमारे लिए कह सकते अरे वो तो हम तक नहीं सुनते, नहीं कैसे नहीं सुनता, कैसे नहीं सुनता, सुनवा उसको, ठीक है। तीसरी चीज क्या बताई थी, सर्वोत्तम विवेकानुसार, ये बहुत भी अच्छी, ये भी चीज थी, ऐसा नहीं काम चला उठा, मैंने बस का बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बहुत सटीक उदाहरण दिया, अपने ऊपर ही लिया। सर्वोत्तम विवेकानुसार काम करेंगे, कान मटोल वाला काम नहीं। ये आपको भाई आप लोगों ने परेशानी बताई, मैं आया तो ये नहीं कि ठीक है हो गई, अब ध्यान नहीं दिया, चलता है खुश हो, उस समय निर्णय मुझे देना था क्योंकि मेरे ऊपर भी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं थे, तो मैंने सर्वोत्तम विवेकानुसार ये किया। 1 घंटे भले लेट हो जाए अपना खूब, लेकिन एक वहां पर कोई कल कुछ हो जाता तो जवाब देते नहीं बनती, बिल्कुल जवाब देते नहीं। आपने हर नियम का उल्लंघन किया, मैंने बताया ट्रांसपोर्ट के नियम का उल्लंघन किया, 40 सीटर बस में 65 गुजर दिए, और दूसरी बात आपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, क्योंकि मैं आपका प्रभारी हूँ, गार्जियन के रूप में हूँ, मेरे हर हाल में मेरी जवाबदारी है आपको सुरक्षित देना। तो आपको भले ही कष्ट हुआ हो सकता है डगे में भी कईयों को कष्ट हुआ, ठीक है, बैठे बैठे धक्के खाते हुए, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना की सुरक्षा की, आपके कष्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं। तो हो सकता है कईयों को मुंह बन रहे हो, धक्के को डाल के सामने, ठीक है, सर्वोत्तम विवेकानुसार काम किया गया। तो ये भी आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग सर्वोत्तम ढंग से करेंगे, काम चलाओ काम करेंगे, काम चलाओ काम शासकीय सेवक से अपेक्षा की जाती है। चलिए इसके बाद लास्ट ये हो गया, और फिर अपन ने मैंने बताया कि 3 का और 3 खा और जुड़े सन 2000 में, 1965 के बाद कब जुड़े, 2000 चीजों की महसूस किया गया कि शासकीय सेवक ये भी करेंगे, क्या क्या करेंगे, तत्परता और शिष्ट व्यवहार, तत्परता, ठीक है, ये नहीं ढीले ढोल मटोल अपने बैठे हो जाएगा आराम से, तत्परता, फटाफट शासकीय सेवकों से आपकी मुलाकात होगी, आपकी अपनी जगहों पर ड्यूटी लगेगी, अपनी लाइन लगवा रहे जनता से, ऐसा नहीं, तत्परता। तो तत्परता और शिष्ट व्यवहार, आप जो है अशिष्टा का व्यवहार नहीं करेंगे, विलंबकारी कार्य नहीं, बहुत अच्छा शब्द है, डिले टैक्टिक्स, ऐसा कोई टैक्टिक्स मतलब जानबूझ के घुमाना, अरे थोड़ा आ रहा है, इससे विलंब, डिले टैक्टिक्स नहीं करेंगे, आप कोई भी ऐसा डिले वाला काम नहीं करेंगे,
कि इससे जानबूझ के विलंब कराएं आप पब्लिक को या अपने नीचे के कर्मचारी को। जैसे नीचे का कोई कर्मचारी आया, जैसा बोला ये मेरा काम है, मेरा अवकाश या और कोई, हाँ अभी देखते चलो आप, जैसा डिलेट एक्टिव से, ठीक है, ये नहीं करेंगे। अनुशासनहीनता, ठीक है, कोई भी आप अनुशासनहीनता का काम नहीं करेंगे। और अनुशासनहीनता भी मैंने बताई कि जहाँ से सोच सकते हो वो सब समाहित है अनुशासन, ठीक है। शासन की नीतियों का पालन, शासन की नीतियों का पालन, ये तो मैंने आपको बताया कि आपसे क्या अपेक्षा की जा रही है कि जब हम ही नहीं पालन करेंगे तो फिर दूसरे क्या करेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन का अभिन्न अंग है।